अच्छा, ये है लेक्चर कौन सा? 41। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। हैं जी, प्रोसेस वाला पिछले लेक्चर में दिया था ना, प्रोसेस का नहीं, बस बहुत है प्रोसेस। अभी जो दूंगा बजटिंग का एक दूंगा, बजटिंग का एक दूंगा बस। जी सर, दो सवाल दिए थे होमवर्क। एक मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग का स्प्रिंग 20 कहा था और एक मैंने आपको जिंक लिमिटेड बोला था। जिंक लिमिटेड कर लिया होगा। जिंक लिमिटेड में अगेन मंथ वाइज कैश बजट बनाना था, क्वार्टर एंडिंग मई का, यानी मार्च अप्रैल मई। इसमें सेल्स वाला आसान पॉइंट था, सेल्स बताई हुई थी, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, और स्टॉक का पॉइंट था कि 80%। पिछले सवाल में क्या था कि अगले महीने की पूरी कॉस्ट ऑफ सेल इस महीने का क्लोजिंग स्टॉक होता था। इसमें क्या है, अगले महीने की कॉस्ट ऑफ सेल का 80% पिछले महीने का क्लोजिंग स्टॉक होगा, जो हमने कल बोर्ड पे किया था, कंप्लीट जो किया था सवाल। एक्चुअली वो परसों कर रहे थे, कल कंप्लीट किया था। क्या था उसमें, जो अक्टूबर की कॉस्ट ऑफ सेल थी वो पूरी की पूरी सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि नेक्स्ट मंथ की सारी सेल इस महीने का क्लोजिंग है। इसमें लिखा हुआ नेक्स्ट मंथ की 80% सेल इस महीने का क्लोजिंग है। तो क्या करना था, अगले के कॉस्ट ऑफ सेल्स का 80% पिछले का क्लोजिंग। तो ये पॉइंट नंबर 1 में था। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ था कि जो डेटर्स हैं उनके पैसे 60% फर्स्ट मंथ सब्सिक्वेंट टू सेल, यानी सेल से अगला महीना, पहला महीना सेल के बाद वाला यानी अगला महीना, और बाकी उससे अगले महीने। तो ये सब्सिक्वेंट का वर्ड आ गया, वरना जिस महीने की सेल है 60% उससे अगले महीने और 40% उससे भी अगले महीने। ये पॉइंट नंबर 3 में करना था, 2 में। पॉइंट नंबर 3, ये एक नई चीज थी। नई चीज क्या थी कि जो डेटर्स पैसे दे रहे थे, इनफैक्ट कस्टमर्स, कैश सेल वाले भी और डेटर भी, उनमें से 80% कस्टमर्स ऐसे थे जो हमें पैसे देते हुए 3.5% टैक्स काट लेते थे। दोबारा सुने, कैश सेल्स और डेटर्स, इन दोनों के पैसे एक बार निकालने। अब जो रिसीट्स निकल आएंगी उनमें से 80% लोग ऐसे हैं जो 3.5% हमारा टैक्स काट रहे हैं। अब आप इस 3.5% को आउटफ्लोज में भी दिखा सकते हैं, वो भी सही है, और रिसीट्स में ही इसको नेट कर सकते हैं, ये भी सही है। दोबारा, जो कैश सेल्स और जो डेटर्स के पैसे निकल आएंगे वो हो जाएंगे रिसीट्स, लेकिन उनमें से 80% लोग ऐसे हैं जो 3.5% टैक्स काट रहे हैं। जैसे फर्ज करें कैश सेल और डेटर के पैसे मिला के मार्च के महीने के कैश बनता है 1 लाख,
तो इस 1 लाख में से 80% यानी 80,000 रुपए जो मिलने थे उस पर 3.5% टैक्स कट जाएगा। अब आप चाहे तो इसको यहीं से लेस करके ये रिसीट्स दिखा दें, चाहे आप इसको आउटफ्लोज में दिखा दें, दोनों बातें सही हैं। और ये विदहोल्डिंग टैक्स है, ये सेल्स टैक्स नहीं है, ये विदहोल्डिंग टैक्स है। तो जो हमारा कस्टमर हमें पैसे देते हुए टैक्स काट रहा है, आप चाहे उसको रिसीट्स में ही नेट कर दें, ये भी सही है, या पेमेंट्स में दिखा दें, ये भी सही है। तो ये पॉइंट नंबर 3 एक रिलेटिवली नई चीज थी। पॉइंट नंबर 4 समझ लें। पॉइंट नंबर 4 ये है कि हमने जनवरी में एडवांस दिया था 2 मिलियन। ये जो 2 मिलियन था ये प्लांट की पूरी कॉस्ट का 25% था। प्लांट की जो भी कॉस्ट थी इसका 25% हमने एडवांस जनवरी में दिया था, जो कि 2 मिलियन है। तो अगर 25% 2 मिलियन है तो पूरा कितना था? 8,000। इसका 50% दिया जाएगा जब प्लांट डिलीवर होगा फरवरी में, नहीं फॉलोइंग मार्च में। मशीन पहुंची फरवरी में, इंस्टॉल हो गई। 50% उस महीने में दिया जो फॉलोइंग इंस्टॉलेशन था, यानी इंस्टॉलेशन के बाद, यानी मार्च। तो 50% मार्च में जाएगा, इसका 50% 4,000। और जो रिमेनिंग रह गया, कितना रिमेनिंग रह गया? 8 में से 2 गया, 4 गया, 6 गया, 2,000 रह गया। जो रिमेनिंग रह गया वो जाएगा जब टेस्ट रन कंप्लीट होगा। अच्छा, टेस्ट रन क्या है? फरवरी में प्लांट पहुंचा, फिर टेस्टिंग में 2 महीने लगेंगे, मार्च और अप्रैल, और जैसी टेस्टिंग खत्म होगी पैसे दे दिए जाएंगे, यानी अप्रैल में बाकी पैसे दे दिए जाएंगे। तो ये पैसा पहले दे चुके हुए थे, लेकिन बजट है मार्च अप्रैल में, तो मार्च में इतना और अप्रैल में इतना आएगा। ये मैंने पॉइंट नंबर 4 एक्सप्लेन किया है। 5 सिंपल है और 6 भी सिंपल है। ये पास्ट पेपर का एक सवाल था, स्प्रिंग 2012 का। एक ये होमवर्क था। तो ये जो मैंने समझाया है इसको दोबारा प्ले कर लें आप, अगर कुछ कमी रह गई है तो। सुनने में आसान से हैं कि नहीं? ये जो अभी मैंने पॉइंट बताए तो ये हो जाएगा सवाल। एक मैंने आपको दिया था प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग के सवाल को डिस्कस करने से पहले मैं ना जो आज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना है वो कर लूँ। मैं इंश्योर कर लूँ कि जितना मैंने कराना है कम से कम वहाँ तक पहुँच जाऊँ। फिर उसके बाद अगर टाइम बचा तो मैं प्रोसेस कॉस्टिंग वाला सवाल डिस्कस कर लूँगा। अगर सवाल नहीं बचा तो फिर प्रोसेस कॉस्टिंग वाला अगली क्लास में कर लूँगा। तो आप एक दिन और ले लें कि जिन्होंने स्प्रिंग 20 नहीं किया वो कर लें। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का कैश बजट, एक सवाल मैंने छोटा मोटा सा उस दिन खुद करा के बना के कराया था कल। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के हम फुल फ्लेज एग्जाम क्वेश्चंस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो करने लगे हैं वो है पैक की बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चन 8। ये है लोटस एंटरप्राइजेस के नाम से ऑटम 2016 का सवाल। पैक की बुक में 259, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8। राइस की बुक में Lotus, the following information has been extracted from the projected financial statements of Lotus Enterprises, autumn 2016। राइस की बुक में पेज 407 पे क्वेश्चन नंबर 6। कॉस्ट की
यार मुश्किल काम है ना, फिर हर दफ़ा अटेम्प्ट में अपडेट करनी पड़ती है। तो FR2 बनाई हुई है, BFD बनाई हुई है, तो वो टाइम नहीं मिलता। FR1 बनाई हुई थी, उसको भी अपडेट करते रहना पड़ेगा। हम्म। नहीं, टैग में बनाई हुई थी। अच्छा जी, ये सवाल पैक में से भी बता दिया आपको, राइज में से भी बता दिया। अब इस सवाल को पढ़िए और मैं करता हूँ बोर्ड पे। अच्छा, ये सवाल आपको मुश्किल लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, लेकिन आपने ना इन सवालों को करते हुए ये नहीं सोचना कि ये हमें कैसे पता चलना था ये काम करना है। ये सारा कुछ जो मैं आपको अभी तक भी सवाल कराया, जो अभी भी करवा रहा हूं, इनमें कोई नॉलेज नया नहीं है वही जो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं कि रॉ मटेरियल क्या है, कन्वर्जन क्या है, फिनिश गुड्स क्या है, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस करता हुआ। बस आपको सवाल अजीब तरह से घुमा फिरा के पूछे होते हैं, तो वो सवाल कर करके आपके जहन में आइडिया बन जाएगा, अच्छा बजटिंग में इस तरह से सवाल करने होते हैं। तो आपकी कैलकुलेशन की जो स्किल्स हैं वो, और कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये टेस्ट होते हैं इस बजटिंग के अंदर। तो जब सवाल मैं करा रहा हूं, आप वैसे तो ये सवाल फिर दोबारा किया करें, लेकिन यही 8 10 12 सवाल करके आपको बजटिंग पे ग्रिप आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए इसकी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा करा रहा हूं। सवाल पढ़ लीजिए सारा, फिर मैं बोर्ड पे करता हूँ। अच्छा, जिनके पास आई कैप की बुक है नई वाली, उसमें भी ये था, और उसमें ये है एग्जाम्पल 6, पेज नंबर 620 पे। और जिनके पास आई कैप का पुराना क्वेश्चन बैंक है, उसमें भी ये 8.16 था। सवाल लेंथी है, अच्छे तरीके से पढ़ लें तो फिर मैं बोर्ड पे करता हूँ।
जी पढ़ लिया। इसमें रिक्वायर्ड है कैश बजट फॉर द ईयर। अच्छा, इससे पहले जितने सवाल हम कर रहे थे ना उसमें कहा हुआ था मंथ वाइज, कहा हुआ था क्वार्टर था। हाँ, एक सवाल 6 मंथ्स का भी था, उसको भी मंथ वाइज लिखा हुआ था। आज का होमवर्क वही है, 6 मंथ का था और मंथ वाइज लिखा हुआ था, 6 महीने कॉलम बनाने थे। अब यहाँ मंथ वाइज नहीं कहा हुआ, तो फिर मंथ वाइज की जरूरत नहीं है, हमने बस फॉर द ईयर बजट बनाना है। और बजट बनाना है किस साल का? आपको 2016 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो हमें फिर 17 का बजट बनाना है। 2017 का हमने बजट बनाना है और ईयर एंड है सितंबर 30। लोटस एंटरप्राइजेस कैश बजट फॉर द ईयर एंडिंग सितंबर 30, 2017 और रुपीस मिलियन में। इनफ्लोज हाँ जी, कैश सेल्स हैं या क्रेडिट सेल्स ही हैं सारी? सारी क्रेडिट सेल्स हैं या कैश सेल्स भी हैं? हाँ जी, सिर्फ क्रेडिट सेल्स हैं या कैश सेल्स भी हैं? पिछले साल क्रेडिट सेल्स थी, अगले साल कैश सेल्स होंगी। कहाँ लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर 1 के पहले बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगले साल हम कैश सेल्स इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसमें प्राइस 2% कम रखेंगे। तो 20% लोग ऐसे हैं जो कैश सेल्स पे चले जाएंगे। अच्छा, अगर ये वाला पॉइंट इग्नोर कर दें फिलहाल, तो इससे पहले वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि सेल्स वॉल्यूम 30% से बढ़ जाएगा। अब यहां पर एक बात समझिए जो बार बार सवालों में मैं किया करूंगा, वो क्या? ₹3000 मिलियन, ये सेल्स है, ये यूनिट्स हैं कि अमाउंट है? अमाउंट। अमाउंट कैसे बनी होती है? प्राइस इनटू यूनिट्स है। ठीक है, फर्ज करते हैं कि 100 रुपए प्राइस है और 30 यूनिट्स हैं। ठीक है, 30 मिलियन यूनिट्स हैं और 100 रुपए प्राइस है। अगर ये कहा जाए कि अगले साल, अच्छा पिछले साल इतने यूनिट्स थे और इतनी प्राइस थी, ये मैंने ऐसे खुद से अज्यूम किया। अगर ये बोला जाए, फिर सुने, ये 3000 क्या है? यूनिट्स है, अमाउंट है जो कि प्राइस इंटू यूनिट्स करके बनी हुई है। ये 30 और ये 100 मैंने खुद ही किया है। 30 मिलियन यूनिट्स बेचे थे, 100 रुपए के बेचे थे। अगर ये कहा जाए कि अगले साल जितने पिछले साल यूनिट्स बेचे थे उससे 20% ज्यादा बिकेंगे, तो अगले साल कितने यूनिट्स बिकेंगे? इस 30 को 1.2 करके निकल आएंगे ना, ऐसे निकल आएंगे। मल्टीप्लाई 1.2 कर दूं तो अगले साल के यूनिट्स आ जाएंगे। जितने पिछले साल प्राइस थी अगले साल से 10% ज्यादा होगी, तो इस तरह कर दूं, ये निकल आएगी 110, ये निकल आएगा 336। 36 इंटू 110 करें, अच्छा अगर मैं 3000 को ही इंटू 1.1 भी कर लूं, इंटू 1.2 भी कर लूं, अब कितना आ रहा है? क्यों सेम आ गया? ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो वैल्यू बनती है। प्राइस चेंज ने भी इससे मल्टीप्लाई होना है और क्वांटिटी चेंज ने भी इससे मल्टीप्लाई होना है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वैल्यू बन रही है। तो अगर हम पिछले साल की वैल्यू में प्राइस चेंज का इफेक्ट भी डाल लें, क्वांटिटी चेंज का इफेक्ट भी डाल लें, तो अगले साल की वैल्यू आ जाएगी। ये काम हम बजटिंग में किया करेंगे। फिर सुन लें, पिछले साल की जो वैल्यू थी, अगर उसमें अब अगले साल देखें प्राइस भी चेंज होनी है, क्वांटिटी भी चेंज होनी है, तो हम अगर प्राइस का चेंज भी इसी में
और क्वांटिटी का चेंज भी इसी में डाल लें तो अगले साल की बजटेड सेल्स की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर क्वांटिटी चेंज ना होनी होती तो बस ये काफी था, प्राइस चेंज ना होनी होती तो सिर्फ ये काफी था। ठीक है, पिछले साल की फिगर ली, अगले साल की फिगर इससे इतनी इतनी डिफरेंट होगी तो उसमें चेंजेस कर लें, अगले साल की फिगर आ जाएगी। तो चूंकि ये वैल्यू है जो कि यूनिट्स और रेट से मिलके बनी होती है, तो इसी वैल्यू को लेके प्राइस चेंज का इफेक्ट डाल लिया, क्वांटिटी चेंज का इफेक्ट डाल लिया, तो अगले साल की सेल्स बन जाएगी। ये हम बजटिंग में अक्सर ये काम करेंगे, बहुत ज्यादा आप ये इस काम को देखेंगे। वो बहुत मुश्किल बात तो नहीं है ना ये। कैश सेल्स, अब ये कैश सेल्स देखें, मैं उसी तरह से ब्रैकेट में बना के दे रहा हूं। पिछले साल टोटल सेल्स कितनी थी? 3000 मिलियन। अगले साल कोई क्वांटिटी का चेंज आना है? 0.1 में लिखा हुआ है कितना? 30% क्वांटिटी इंक्रीज हो जानी है, तो इंटू 1.3, ये अगले साल की टोटल सेल हो गई। ठीक है, इसमें से 20% कैश सेल होगी, तो ये मैं ऐसे कर लूं तो ये क्या बन गया? अगले साल की कैश सेल्स। लेकिन ये तो वो है जिसमें मैंने भी प्राइस चेंज का इफेक्ट नहीं डाला, प्राइस भी चेंज होनी है। कितनी चेंज होनी है? 2% डिस्काउंट। तो क्या करूं? इनटू पिछले साल की सेल ली, क्वांटिटी चेंज डाली, टोटल सेल हो गई। अगर कहें नहीं पिछले साल की तो क्रेडिट सेल है, पिछले साल टोटल सेल ही यही थी। पिछले साल की टोटल सेल्स ली, क्वांटिटी चेंज डाला, टोटल सेल आ गई अगले साल की। 20% सिर्फ कैश सेल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और कैश सेल में प्राइस चेंज भी डालना है, तो ये प्राइस चेंज डाल दिया। तो बजटेड कैश सेल से कितना पैसा आ जाएगा? .4 ये हो गई कैश सेल्स। डेटर्स जी क्या करना? छोटी फिगर देना तो जरूर जाए 2 डेसिमल में। पहले बड़ी बड़ी फिगर होती थी 5 5 6 6 डिजिट, अब 2 2 डिजिट होंगे सारे, तो डेसिमल में जाना चाहिए। ओए बताना दोस्ता। अच्छा हाँ जी, डेटर्स
डेटर्स के लिए क्रेडिट सेल्स चाहिए, क्यों? क्योंकि क्रेडिट सेल्स पता होंगी तो डेटर्स से पता लगेगा ना कैश, पहले सेल्स निकलेंगी फिर कैश पे आएंगे। क्रेडिट सेल्स निकालते हैं। 2017 की क्रेडिट सेल्स, जिस तरह कैश सेल निकाली है वैसे क्रेडिट सेल निकाल लेते हैं। 3000 इंटू 1.3 का 80%, सही क्या? 3000 को बढ़ाया 1.3, टोटल सेल्स आ गई, उसका 20% कैश सेल है, 80% क्रेडिट सेल, और इंटू 0.98, नहीं वो तो कैश में नहीं करना था, बस क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी ये आ गई क्रेडिट सेल्स 2017 की। ये होंगी इस साल की क्रेडिट सेल्स। पिछले साल की कितनी है? 3000। डेटर से पैसा कैसे मिलना है? पॉइंट नंबर 1, बुलेट पॉइंट 2, सेकंड बुलेट पॉइंट, प्रेजेंट एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब है कि डेटर्स ऑन एन एवरेज कितने दिनों में पैसे दे देते हैं। प्रेजेंट यानी जो 2016 था, 2017 में हमारा प्लान है कि इसको 40 पे ले आएंगे। अच्छा, अब कैश देखते हैं। 2016 में 45 दिन क्रेडिट पीरियड हुआ करता था, तो पैसे कब कितने किस तरह मिलते होंगे? अच्छा, मैंने जो दिन निकालने सिखाए थे वो मैं महीने के हिसाब से बता रहा था कि 45 दिन है तो 15 अलग कर लें, 30 अलग कर लें, क्योंकि वो महीने से ज़्यादा थे 45। अब 45 साल के सामने रखने हैं, हम साल का सवाल कर रहे हैं, वो महीने महीने कर रहे होते थे, अब साल को सामने रखें। साल में होते हैं 360 दिन, 45 दिन क्रेडिट पीरियड का क्या मतलब है? कैसे अंदाज़ा लगाएं? जो मैंने आपको तरीका सिखाया था कि अगर 7 दिन क्रेडिट पीरियड है तो 7 दिन के पैसे अगले महीने में, 23 दिन के इस महीने में। अगर 11 दिन है तो 11 दिन के अगले महीने में, बाकी 19 दिन के इस महीने में। ये सिखाया था ना महीने के हिसाब से। अब इसको साल पे लगाते हैं। 45 दिन क्रेडिट पीरियड में क्या हिसाब किताब होता होगा? 2016 के 360 दिनों की सेल में से 45 दिन क्रेडिट पीरियड है, तो आखिरी 45 दिन की सेल के पैसे 17 में और पहले 315 दिनों की सेल के पैसे 2016। ये मतलब है इस बात का। पहले हम लोग पढ़ते थे महीना महीना, तो फिर मैं ये करता था कि 30 में से 7 दिन अगले महीने, बाकी 23 इसी साल इसी महीने। अब हम साल पे आ गए। साल के 365 दिन है, हर दिन सेल हो रही होगी, तो जो साल 2016 के आखिरी 45 दिनों की सेल होगी उसके पैसे 17 में फॉल कर जाएंगे, जबकि 2016 के जो पहले 315 दिन होंगे, 315 कैसे बना? इसके पैसे 16 में ही मिल गए होंगे। जिस तरह से आपको यह सिखाया था ना कि 30 दिन की सेल है और 7 दिन क्रेडिट पीरियड है, तो उसका हल यह निकाला था कि 7 दिन के पैसे अगले महीने और जो बाकी 23 दिन है इसके पैसे सेम महीने। अब वो जो महीना था अब उसको साल कर लिया। महीना था 7 दिन क्रेडिट पीरियड, तो फिर ये 7 दिन अगले महीने और बाकी 23, इसमें से 23 सेम महीने। अब ये साल हो गया। 360 में से 45 दिन अगले साल और इसमें से बाकी 315 इसी साल। वही वाला तरीका अप्लाई किया। तो ये जो हमने क्रेडिट सेल्स निकाल ली, इनसे अब रिसीट्स बनाते हैं कि पैसे कब मिलेंगे। 2017 की रिसीट्स क्या होंगी? तो 2017 की रिसीट्स ये होंगी कि जो 2016 की सेल्स थी उनमें से कितने दिन के पैसे इस साल में आएंगे? 45 दिन के। तो 45 डेज ऑफ 2016 सेल। 2016 में क्रेडिट सेल कितनी थी? 3000 पूरे साल की थी। 45 दिन के पैसे कितने होंगे? क्या करूं?
360। कितना? 375। तो 2017 में एक तो जो 2016 के आखिरी 45 दिन की सेल थी उसके पैसे आएंगे, और 2017 की जो अपनी सेल होगी उसके कितने दिन के पैसे आएंगे? पहले हमने कस्टमर्स के साथ जो मामला रखा हुआ था वो 45 दिन बाद पैसे देते थे, अब हमारा क्या प्लान है? 40। तो 2017 के 360 दिनों में से 40 दिन के पैसे तो 18 में चले जाएंगे, तो बाकी 320 दिन के पैसे 17 में ही मिल जाएंगे। $3120 के 320 दिन के पैसे 17 में ही मिल जाएंगे। टू 3 पॉइंट बस ऊपर वाला ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 ये हो गई रिसीट फ्रॉम डेटर्स। ये हो गए इनफ्लोज। कितने? 3 9 12.7। ये हो गई रिसीट्स। डेटर से रिसीट्स ओके। अच्छा, इसमें ना एक कंफ्यूजन हो सकती है आपको। कुछ बच्चे होंगे जो अभी तक ये काम कर भी चुके होंगे, वो देख रहे होंगे कि ये 45 और ये 320, ये तो 365 हो गए। सर ने तो कहा था 360 देना। इनको नहीं ऐड करना। ये 45 दिन 2016 के हैं, ये 320 दिन 2017 के हैं, इनका ऐड करना नहीं बनता। 2016 के 360 दिनों में से 315 दिन के कैश 2016 में आ चुका था और 45 दिन का कैश 2017 में आएगा। ये तो होगा ना 360। 2017 के जो 360 दिनों की सेल थी, इसमें से 320 दिन का पैसा 2017 में ही आ जाएगा
और 40 दिन का पैसा 2018 में, ये भी 360 हो गया। 2017 में कौन सा कैश आएगा? ये इसको मिला, ये भी 360 बनना चाहिए नहीं, तो इन दोनों को मिला के 360 नहीं देख लेना। तो जो 2016 में सेल्स हुई थी तब 45 दिन का क्रेडिट पीरियड होता था, तो जो पहले 315 दिन थे उनके पैसे उसी साल में आ गए होंगे, लेकिन जो आखिरी 45 दिनों की सेल थी, यानी जो 16 नवंबर की सेल होगी, उसका पैसा 1 जनवरी 2017 को आएगा। जो 17 नवंबर 2016 की सेल हुई होगी उसका पैसा 2 जनवरी 17 को आएगा। जो 18 नवंबर 2016 की सेल हुई होगी उसका पैसा 3 जनवरी को आएगा। इस तरह करते 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 जो आखिरी 1.5 महीने की सेल्स हैं उनका पैसा 17 में आया होगा। इसी तरह से 17 में आके हमने अपने मेजर्स इंप्रूव कर लिए, 40 दिन क्रेडिट पीरियड रह गया, तो जो साल के आखिरी 40 दिन थे उनका पैसा 2018 में चला जाएगा, बाकियों का पैसा 17 के अंदर अंदर आ जाएगा। तो 17 में कौन सा पैसा आ रहा है? 16 की सेल्स में से 45 दिन और 17 की सेल्स में से 320 दिन, ये किया हुआ है। आउटफ्लोज में आते हैं। क्या क्या होगा आउटफ्लोज में? क्रेडिटर्स होंगे, यानी रॉ मटेरियल के सप्लायर्स होंगे। रॉ मटेरियल है दो तरह का, एक लोकल है और एक इंपोर्टेड है, और उनके सप्लायर से मामला भी अलग अलग है। तो मैं लोकल सप्लायर्स अलग कर लेता हूँ और इंपोर्टेड सप्लायर अलग कर लेता हूँ। पहले करते हैं लोकल सप्लायर्स। पहले लोकल सप्लायर्स करने लगा। लोकल सप्लायर्स, अभी जो एक खुद मैंने सवाल बना के कराया था, सेल से मटेरियल तक कैसे पहुंचे थे, सेल से परचेज तक कैसे पहुंचे थे? हम सेल से पहले कॉस्ट ऑफ सेल तक जाएं तो कॉस्ट ऑफ सेल से मटेरियल परचेज तक आ जाएंगे? नहीं, मटेरियल परचेजेस निकलनी है मटेरियल कंजम्पशन से। तो मैंने जो सवाल कराया था उसमें सेल्स थी, सेल से पहले कॉस्ट ऑफ सेल पे आए, कॉस्ट ऑफ सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे आए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे आए, वहां से मटेरियल कंजम्पशन पे आए, फिर गए थे मटेरियल परचेजेस पे। यहां पर कंजम्पशन दी हुई है, सवाल में लोकल रॉ मटेरियल कंजम्पशन दी हुई है, तो अब यहां से हम आसानी से परचेजेस तक आ सकते हैं। रॉ मटेरियल कंजम्पशन लोकल 2016 में कितनी थी? हाँ, आपको रॉ मटेरियल कंजम्पशन पिछले साल की दी हुई है 900 मिलियन, और उसके बाद पॉइंट नंबर 1 के तीसरे बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन होती है उसमें से 40% इंपोर्टेड वाला है और 60% लोकल वाला है। 60 लिखा नहीं है लेकिन बाकी 60 ही होगा। पॉइंट नंबर 1 थर्ड बुलेट पॉइंट। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन जो कि 900 मिलियन है, इसका 60% है जो लोकल था, 5 ये 2016 की बात है। अब आते हैं 2017 पे। मैं कर क्या रहा हूं, मैं रॉ मटेरियल की परचेजेस निकाल रहा हूं। रॉ मटेरियल परचेजेस के लिए मुझे रॉ मटेरियल कंजम्पशन चाहिए। अच्छा, अभी मैंने एक बात समझाई थी
₹3000 मिलियन, ये बना है प्राइस से और यूनिट से। 100 रुपए की प्राइस थी और 30 मिलियन यूनिट से। ये मैंने अभी एक बात समझाई थी, अगर प्राइस 10% बढ़ रही है, यूनिट्स 20% बढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा था कि पिछले साल की वैल्यू को इंटू 1.1 और इंटू 1.2 कर दें। ये बताया था ना अभी। क्यों ठीक था ये? क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये दोनों मिला के इस पूरे से मल्टीप्लाई कर लेते। ये बताया था अभी। तो ये अगले साल की वैल्यू बन जाएगी। इस तरह करने में मैं कर क्या रहा हूं कि अब सारे यूनिट्स पे 110 रुपये अप्लाई हो रहा है। देखें, जब मैंने इसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब है सारे के सारे यूनिट्स पे 110 मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा ही है ना? तो अगर पिछली वैल्यू लूं और उसको मैं 1.1 से भी मल्टीप्लाई कर दूं, 1.2 से भी कर दूं, तो क्या किया कि अगले साल इतने यूनिट्स इस्तेमाल होंगे और सारे के सारे 110 के होंगे। मेरा ये काम करने का मतलब है कि मैंने प्राइस चेंज सारे यूनिट्स पे लगा दी। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर ऐसा होता कि इस 30 मिलियन में से पहले कुछ यूनिट सस्ते वाले बिकते और फिर बाकी महंगे वाले बिकते, यानी इस 36 मिलियन में से कुछ 100 रुपए के ही बिकते और बाकी 110 के बिकते, तो फिर ऐसा करना सही था। यानी ये किस सूरत हो सकता है? जब सारे ही महंगी प्राइस पे हो। मटेरियल में क्या मसला आ रहा है? मटेरियल में मसला ये आ रहा है कि जब 2016 एंड हुआ था तो हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा हुआ था। ये सवाल में टेबल में गिवन है, ये आपको टेबल में 2016 का डाटा गिवन है। तो 2016 के डाटा में रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आ रही है, तो इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री थी ना। मटेरियल ने अगले साल महंगा हो जाना है, तो जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल पड़ा हुआ वो भी महंगा है। मुश्किल हो गई बात, दोबारा देखते हैं। पहले आसान वाली बात समझते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा? पॉइंट नंबर 3 सवाल में रॉ मटेरियल 10% महंगा हो जाएगा। ठीक है, और पॉइंट नंबर 1 की पहली लाइन में क्या लिखा हुआ? सेल्स। देखें, पिछले साल की मटेरियल कंजम्पशन थी इतनी, पिछले साल की मटेरियल कंजम्पशन इतनी थी। ये पूरी वैल्यू है या यूनिट्स हैं सिर्फ? ये बनी होगी जो हमारी मटेरियल की प्राइस थी इनटू यूनिट्स, उससे बनी होगी ना। अगर सेल्स 30% बढ़ेंगी तो मटेरियल 30% और नहीं आएगा। सेल्स ज्यादा करनी पड़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी ना, तो मटेरियल नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 1.3। और मटेरियल महंगा कितना हो रहा है? अभी पॉइंट 3 में पढ़ा है क्या? सेल यूनिट्स ही थे। देखो, पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि सेल वॉल्यूम 30% बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम मतलब यूनिट्स। तो अगर सेल के यूनिट्स ज्यादा बढ़ेंगे तो ज्यादा बनेंगे तो बिकेंगे ना, और मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल होगा तो ज्यादा यूनिट्स बनेंगे, तो मटेरियल की क्वांटिटी भी तो 30% बढ़ेगी। ये बढ़ गई। और मटेरियल महंगा कितना होने लगा? 10 है क्या 8 है? 10 है। तो अगर पिछले साल की मटेरियल कंजम्पशन इतनी थी तो अगले साल की कितनी होगी? ये होगी ना। सेल्स में ये समझाया था ना। ठीक है, लेकिन ऐसा करने का क्या मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि मटेरियल का जो भी इस्तेमाल होगा वो सारा का सारा महंगा वाला होगा। पता नहीं मैं सही समझा पा रहा हूं, समझ आ रही बात? इसका मतलब है कि हर यूनिट महंगा वाला। अगर मैंने ऐसा कर दिया इसका मतलब हर यूनिट महंगा वाला।
अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मतलब हर यूनिट महंगा वाला। लेकिन 2016 में स्टॉक पड़ा हुआ था, 2016 में रॉ मटेरियल का स्टॉक था, तो अगले साल क्या वो इस्तेमाल नहीं हुआ होगा? तो क्या वो भी महंगा वाला था? तो अगर मैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन ऐसे निकाल रहा हूं तो उसमें मैं क्या कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं अगले साल मटेरियल कंजम्पशन इतनी तब होगी अगर हर यूनिट महंगा वाला है। हालांकि कुछ यूनिट तो पुराने सस्ते वाले पड़े हुए हैं, तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन ऐसे निकालना सही नहीं होगा। नहीं, फाइफो से ही करते, क्योंकि कैश तो फाइफो के हिसाब से जाना है ना। देखो अब हमारा कैश किन पे जाएगा? जो अब नया मटेरियल खरीदेंगे। जो पुराना पड़ा हुआ इस पे तो कैश जा चुका ना, तो अब जो हमारे पास कैश नया जाना है, वो जो नए खरीदने उन्हीं पे कैश जाना है ना, तो इसलिए फाइफो ही लिखा होता। कैश तो फाइफो के हिसाब से ही जाएगा। तो चूंकि पहले भी कुछ रॉ मटेरियल पड़ा होगा तो उसको इस तरह कैलकुलेट करना सही नहीं है। अच्छा, ये खराबी क्यों आ रही है? प्राइस चेंज की वजह से ना। तो ऐसा करते हैं, आसानी कर लेते हैं, प्राइस चेंज को फिलहाल इग्नोर कर देते हैं, ये वर्किंग करनी आसान हो जाएगी। लोकल रॉ मटेरियल कंजम्पशन 2017 इग्नोरिंग प्राइस चेंज। इसकी वजह बता रहा हूं, लेकिन फिलहाल चलें हम प्राइस चेंज को इग्नोर कर लेते हैं। यानी जो 540 था इसको क्या कर लूं, सिर्फ इनटू 1.1 इग्नोर कर देता हूं ना, लेकिन 1.3 तो करूं ना। ये क्यों किया है भाई? सेल्स यूनिट ज्यादा बेचने हैं तो ज्यादा बनाएंगे तो बेचेंगे ना, तो मटेरियल तो ज्यादा लगेगा। ये वो आ गया। यानी अगर प्राइस चेंज इग्नोर कर दें तो मटेरियल कंजम्पशन कितनी होगी अगले साल? 702। परचेजेस तक पहुंच सकते हैं कैसे? ओपनिंग रॉ मटेरियल लेस कर दें और क्लोजिंग ऐड कर दें, ऐसे ही ना। ओपनिंग रॉ मटेरियल यानी 17 वाला क्लोजिंग, 16 वाला क्लोजिंग, तो 17 का वो ओपनिंग है, वो दिया हुआ है कितना? 16 में क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना था? 158 तो टोटल है, हम तो लोकल कर रहे हैं अभी। 158 माइनस 98 60। ये ओपनिंग था, ये लेस कर देते हैं, क्लोजिंग ऐड कर देते हैं। क्लोजिंग कितना होगा? 17 का क्लोजिंग कितना होगा, कैसे निकालें? सत्रह में कितना क्लोजिंग होगा, कैसे निकालें? क्वेश्चन के पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 6, कि जो मटेरियल का स्टॉक होगा उसकी कंजम्पशन के साथ रेशो वही रहेगी जो पिछले साल थी। पिछले साल स्टॉक की और कंजम्पशन की क्या रेशो थी? स्टॉक इतना था, कंजम्पशन इतनी थी, ये रेशो हो गई। अगले साल भी यही रेशो रहेगी। तो अगर हम इस रेशो को 702 पे लगा दें, ये लिखा ना पॉइंट 6 का मतलब, पॉइंट 6 का मतलब यही है कि जो पिछले साल स्टॉक और कंजम्पशन की रेशो थी वही अगले साल भी स्टॉक और कंजम्पशन की होगी। तो अगर मैं इसी रेशो को इस कंजम्पशन पे लगा दूं, ये तो अगले साल का स्टॉक आ जाएगा कितना? 78। कंजम्पशन लगाई है मैंने, रेशो लगाई है। अच्छा, अब बात थोड़ी थोड़ी मुश्किलें हो रही हैं, तो फिर आप भी साथ साथ ना हौसला लेके बड़े होते जाएं। अब हम कॉस्ट में आस्ते आस्ते बड़े हो रहे हैं,
लेकिन ये जो अभी तक मैंने 3-4 सवाल बजटिंग के करा दिए, इसमें कहीं भी कुछ कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आया है। ये कॉन्सेप्ट्स वही हैं कॉस्ट वाले, बस सिर्फ इस तरह के सवालों में इनको जोड़ दिया गया। तो ये प्रैक्टिस से आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये जो पजल सॉल्व करते हैं, ये क्रॉसवर्ड पजल हो गए, कभी किसी ने सॉल्व किया इस तरह के अगर पजल्स, कोई पहेलियां सॉल्व की हो, कौन सी क्लास में सीखा ये? कौन सा कोर्स होता है पजल सॉल्व करना सिखाएं? कोई नहीं ना। लेकिन आप 2-3 करते हैं तो आपको ट्रिक समझ आनी शुरू हो जाती है। तो ये ऐसा ही है कि इसमें कोई नया नॉलेज नहीं है, लेकिन आप जब सवाल करेंगे तो आपको फ्लो समझ आना शुरू हो जाएगा, फिर आपसे सवाल हो जाएंगे, होंगे फिर भी मुश्किल से ही, क्योंकि ये मुश्किल एरिया है पेपर का। ये वाली बात ओके? अच्छा, इसी बात को मैं एक और तरीके से समझाता हूं। दूसरा तरीका इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कुछ सवालों में हमें वैसे ही करना पड़ रहा हो। दूसरा तरीका भी देखिए। अगर पिछले साल कंजम्पशन 600 थी और स्टॉक 60 था, अगले साल कंजम्पशन 1.3 हो जाएगी। कितनी? 780। ये मैंने क्या किया? वॉल्यूम बढ़ा दिया। ये चूंकि इसका एक 10% है, तो अगले साल भी इसका यानी इतना होगा। देखें, ये उसके साथ लिंक्ड है। कहा हुआ है कि कंजम्पशन और स्टॉक की रेशियो सेम रहेगी, तो अगर ये 10% है तो अगले साल भी 10% होगी। कंजम्पशन मैंने पिछली कंजम्पशन से कैसे निकाला? तो ये चूंकि इसी के साथ लिंक है, तो अगर मैं इसको भी 1.3 कर दूं तो ये आ जाएगा 60 को इंटू 1.3। ये मैंने ऐसे ही निकाला था। ये चूंकि स्टॉक कंजम्पशन के साथ लिंक्ड है, तो जितना मैं कंजम्पशन बढ़ाऊं वैसे स्टॉक भी बढ़ जाएगा। स्टॉक और कंजम्पशन की रेशियो लिंक्ड है, तो जितना स्टॉक ऊपर जाएगा उतना, फिर जितनी कंजम्पशन ऊपर जाएगी उतना ही स्टॉक भी ऊपर जाएगा। क्या आंसर निकल आएगा इसका? $720 परचेजेस होगी ना। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग और क्लोजिंग, परचेजेस निकल आई। ये महंगाई अभी डालनी हुई है कि इग्नोरिंग है? ये भी प्राइस चेंज इग्नोर करके है ना, तो फिर ये परचेजेस भी क्या निकली हैं? लेकिन जब असल में खरीदने जाएंगे तो इग्नोरिंग प्राइस चेंज ही होगी, फिर तो महंगी होगी। तो परचेजेस को महंगा कर लेते हैं। अब इसमें इन्फ्लेशन डाल लेते हैं, तो 720 को महंगा कर लें। कितना महंगा करना है? 1.1। 1.3 तो वॉल्यूम चेंज थी, ये महंगाई है। कितनी? ये निकली हैं परचेजेस। और अब पेमेंट्स पे आते हैं, क्योंकि वर्किंग पेमेंट्स के लिए शुरू की हुई थी। और पेमेंट्स के लिए क्या टर्म्स हैं लोकल लोगों से? पचास दिन। पिछले साल भी इतने ही थे या अगले साल इतने होंगे? ये 50 पिछले साल के बताएं कि अगले के? लोकल परचेजेस वुड बी पेड इन 50 दिन। वुड बी पेड इन 50 दिन। 17 के बताए मैं कि 16 के? 17 के। तो 17 का तो पता चल गया कि 50 दिन क्रेडिट पीरियड होगा, यानी 30 दिन की परचेजेस के पैसे
330 दिन, सॉरी 310 दिन, 310 दिन की परचेजेस के पैसे 17 में मिल जाएंगे, यानी 792 के 310 ओवर 360 682। पिछले साल के दिन नहीं पता, चलो हम मान लेते हैं कि पिछले साल 50 दिन थे, लेकिन पिछले साल की परचेजेस भी नहीं पता। पिछले साल की परचेजेस भी नहीं पता, ये हमने ये किया ना, पिछले साल की सेल के इतने दिन, तो पिछले साल की परचेजेस भी नहीं पता, पिछले साल के दिन भी नहीं पता। कोई बात नहीं, ये क्या फिगर है, क्या डिफाइन करेंगे इसको? 2016 में हुई सेल के वो पैसे 16 में नहीं मिले थे, ये डेटर है ना, 16 में नहीं मिले थे, तो 16 में क्या कहलाए होंगे ये? क्लोजिंग रिसीवेबल। 17 में वो ओपनिंग बन जाएंगे। यहां पर जो लाइन लिखनी है मैंने, कौन सी लाइन है वो? 16 की परचेजेस के वो पैसे जो 16 में नहीं दिए थे अब देंगे, तो क्या कहते हैं उनको जो 16 में पैसे नहीं दिए थे? क्रेडिटर्स। दिए हुए सवाल में, टेबल के अंदर देखिए, तो वो यहां लिख देते हैं। कितने? 95, ये हो गई 777। इसको अच्छी तरह से देख लें, इंपोर्टेड भी इसी पैटर्न पे मैं करने लगा हूँ, लेकिन इसको पहले अच्छी तरह देख लें, कुछ पूछना है तो पूछें, फिर मैं इंपोर्टेड करता हूँ वो भी इसी पैटर्न पे। हाँ जी,
जल्दी कर यार, मैंने इसको इम्पोर्टेड भी करना है, इसको मिटा के। हैवी हो गया ना, इसको मैं यहीं रोक रहा हूँ क्योंकि रॉ मटेरियल जो इम्पोर्टेड है उसमें इससे और आगे है। तो आप ना पहले इसको हजम कर लें, ये कर लें दोबारा इसको अच्छी तरह, यहीं तक बस इसी को दोबारा कर लें। और एक सवाल होमवर्क दे रहा हूँ बजटिंग का, वो है जी कैश बजट का सवाल है, ट्रेडिंग बिजनेस का प्रैक्टिस क्वेश्चन। पैक की बुक में है प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, टेनिस ट्रेडिंग लिमिटेड, ऑटम 2018 का सवाल है। आसान है, इसमें फाइनेंस कॉस्ट में आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, बस उसके अलावा आपसे हो जाएगा। आसान है सवाल, आसान सवाल है, अगर आपने कर लिया तो तसल्ली रखें, कैश बजट आ गया आपसे ट्रेडिंग बिजनेस। टेनिस ट्रेडिंग लिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पैक की बुक में, राइस की बुक में ऑटम 18 है टेनिस ट्रेडिंग लिमिटेड जी। क्वेश्चन नंबर 2 है पेज 404 पे, और ये आई कैप के बुक में भी होगा, वहाँ मिल जाएगा आपको, आसानी से मिल जाएगा। टेनिस ट्रेडिंग लिमिटेड, ये करके आइएगा बजटिंग का। इसको इतना ही मैं रोक रहा हूँ क्योंकि जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है ना वो इससे भी हैवी है, तो ये ना हो कि ये जो तो अभी समझाई उल्टी कर दें आप। तो इसको यहाँ तक अच्छी तरह देखें, कल मैं इसको पूरा करता हूँ इंशाल्लाह, और कल फिर एक और सवाल शुरू करता हूँ। वो स्प्रिंग 20 फिर नहीं बता रहा प्रोसेस, वो फिर आप बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। अच्छा जी, सही बुखारी में रिवायत है, अबू सवार रदवी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि उन्होंने सैयदना इमरान बिन हसीस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया हमेशा भलाई ही लाती है, हया में हमेशा भलाई ही आती है, हया में हमेशा खैर ही होती है। बेशक बज़ाहिर हमें लग रहा हो कि ये तो नुकसान उठाएगा, लेकिन अल्लाह में से खैर ही डालेंगे उसमें, तो हया में हमेशा खैर ही होती है। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।